अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो बच्चों, आज हम अपना फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं फिजिक्स का इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले देना चाहती हूँ कि असल में फिजिक्स है क्या। फिजिक्स से भी पहले हम साइंस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिजिक्स असल में क्या है, साइंस की ही एक ब्रांच है। ठीक है, फिजिक्स असल में साइंस की ब्रांच है। अब साइंस क्या है, साइंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। साइंस हमारे पास एक ऐसी नॉलेज है जो कि लॉजिकल रीजनिंग देती है। साइंस बेसिकली इज द नॉलेज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब देखें, आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज को देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और रीजन तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हमारे आसपास इतनी चीजें हैं, इतने सॉलिड्स, इतने गैसेस, इतने लिक्विड्स, हर तरह की चीजें मौजूद है, नेचर है, हम ऑब्जर्व करते हैं, थिंक करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और रीजन तलाश करते हैं। आइंस्टाइन का तो आप सबको पता ही होगा, एक दरख्त के नीचे बैठा था, ऊपर से जी से गिरा है और हम जैसे होते तो शायद खा लेते और काम खत्म हो जाता। उसने सोचा कि ऊपर से गिर रहा है, नीचे ही क्यों आया है, नीचे अगर आया है तो उसकी क्या वजह है। उसने ऑब्जर्व किया, सेब ऊपर से गिरा है, नीचे आया है, तो क्यों आया है, क्यों मतलब थिंकिंग, रीजन तलाश की है उसने। और इसी रीजन को देखते हुए उसने साइंस की बुनियाद रख दी। उसने एक लॉ पेश कर दिया, एक नहीं, दो नहीं, 3 लॉ पेश कर दिए उसने। तो ये क्या था, ये उसकी एक साइंस थी। साइंटिफिक जो चीज होती है उसको समझना नॉलेज कहते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं और रीजन तलाश कर रहे हैं, तो आप भी साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास क्या है, साइंस है। अब फिजिक्स जो क्या है, असल में वो साइंस की ही ब्रांच है। तो साइंस क्या है हमारे पास, ऑब्जर्व करना है, थिंक करना है और रीजन तलाश करनी है। ठीक है, इसको हम कहते हैं साइंस। फिजिक्स हमारे पास क्या है, फिजिक्स असल में साइंस की ही एक ब्रांच है। ठीक है, साइंस की ब्रांच किस तरह से है, ये देखें जी। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब हमने इसको रट्टा नहीं लगाना कि हम देखें भाई ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद, नो 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 नो। हम क्या करेंगे, हमने इस डेफिनेशन को समझना है। ये डेफिनेशन क्या बता रही है, ब्रांच ऑफ साइंस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस समझ आती है। कंसर्न किसके साथ कर रही है, मैटर की प्रॉपर्टीज के साथ। मैटर की प्रॉपर्टीज को समझते हैं, क्या मतलब है इस बात का। इस बात का ये मतलब है कि पूरी दुनिया में हर चीज मैटर है। ईच एंड एवरीथिंग इज अ मैटर, यू आर द मैटर, द ऑब्जेक्ट इज अ मैटर, दिस मार्कर इज द मैटर, दिस बोर्ड इज द मैटर, एवरीथिंग हियर इज द मैटर। क्यों मैटर, हमने मैटर की क्या डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही पढ़ी हुई थी, जो मैस, जो भी ऑब्जेक्ट है वो मैस और स्पेस रखता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो क्या ये जो आपके पास एक मार्कर है, क्या ये मैस नहीं रखता या ये स्पेस नहीं रखता। ठीक है, क्या मैं स्पेस या मैस नहीं रखती, क्या ये बोर्ड मैस और स्पेस नहीं रखता। ईच एंड एवरीथिंग इज ए मैटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास इस नेचर में, हर इन्वायरमेंट में हर एक चीज मैटर है। ठीक है, अब यहां तक होगी ब्रांच ऑफ साइंस, बात समझ आ गई। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस है, कंसर्न किसके साथ करी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। यानी कि हमने फिजिक्स में मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, उसकी उसकी नेचर कैसी है, इन चीजों को, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी नेचर कैसी है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, यही सब चीजें प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या कहा है, एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। प्रॉपर्टीज ऑफ मास एंड एनर्जी, मतलब ये कि एनर्जी किस तरह, हम वर्क को कह रहे हैं, वर्क को ही हम एनर्जी कहते हैं। वर्क को एनर्जी क्यों कहते हैं, अगर मेरे पास एनर्जी होगी तो ही मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी है तो ही आप ये वर्क कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एनर्जी है यानी कि मैं तभी ये वर्क कर सकती हूँ, यानी कि मैं टीचिंग करवा रही हूँ। तो इसका ये मतलब हुआ कि एनर्जी वर्क की ही एक टाइप है। फिर ले दे के मैं एक ही बात करूंगी कि इसका ये मतलब हुआ कि दुनिया में हर चीज ही एनर्जी गेन करती है और उसको कंज्यूम कर रही है, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो हर एक चीज मैटर है और हर मैटर के पास एनर्जी है, तो दोनों का रिलेशन आ गया ना। ठीक है, हर चीज मैटर और मैटर के पास एनर्जी और उसको कंज्यूम कर रहा है। हमने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे और वो जो उसके साथ एनर्जी है उसके रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे। सिंपल सी फिजिक्स की डेफिनेशन है।
अगर आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको फिजिक्स की बुक समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, तो इसको थोड़ा सा मैं रीड कर देती हूँ। ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो आपको मैटर और उसके दरमियान और एनर्जी जो है और उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छा, एक और चीज, फिजिक्स को ही हम फंडामेंटल साइंस कहते हैं, मैंने साथ में हाईलाइट किया हुआ है। फंडामेंटल साइंस असल में क्या है? फंडामेंटल साइंस असल में ये चीज है, subject of study of all the branches of the natural science like the chemistry, biology is the applied physics and the applied chemistry। हम फिजिक्स को फंडामेंटल साइंस भी कहते हैं। असल में जो फिजिक्स है उसको फंडामेंटल साइंस कहने की क्या वजह है? जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपको क्या लगता है कि ये स्टार्टिंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी ये सब चीजें क्या शुरू से थी? नहीं थी। अब मैं मेन इंट्रोडक्शन की तरफ आ रही हूँ। क्या चीज है कि देखें, स्टार्टिंग में दुनिया में इंसान आया है, चीजों को उसने ऑब्जर्व किया है, उसके बारे में सोचना शुरू किया और रीजन तलाश किया। ठीक है, अब हर एक चीज जो स्टार्टिंग में थी वो नेचुरल फिलोसफी थी, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं थी, वो नेचुरल फिलोसफी थी। नेचुरल फिलोसफी मतलब ये कि नेचर की फिलोसफी। फिलोसफी का मतलब होता है उसके पीछे की क्या रीजन है, अगर ये नेचर है तो उसके पीछे की क्या फिलोसफी है, इसको हम कहते हैं नेचुरल फिलोसफी। तो स्टार्टिंग में क्या था? सिर्फ नेचुरल फिलोसफी थी। हर एक चीज को एक ही सब्जेक्ट में हम डिस्कस कर रहे थे और हर एक चीज को हमने एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना था। ठीक है, तो अब देखें, अब एक ही पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया, पता नहीं कितनी यूनिवर्स है, अंडर वाटर है, ओवर द स्काई है, हर एक चीज को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी आसानी के लिए, ये साइंटिस्ट ने जैसे जैसे रीजनिंग तलाश की है उसको डिवाइड किया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर नेचुरल फिलोसफी सबसे पहले स्टार्टिंग में यही था, उसके बाद हमने दो डिवीजन उसके बना दिए, एक हमने फिजिकल साइंस बनाई है और एक हमने बायोलॉजिकल साइंस बनाई है। अब फिजिकल साइंस क्या है? फिजिकल साइंस मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंस मतलब लिविंग थिंग्स। तो नेचर में तो अब दो ही चीजें हैं, या तो ये मार्कर है जो कि नॉन लिविंग है, या मैं हूं जो कि इंसान हूं और लिविंग हूं। तो हमने मतलब अपनी आसानी के लिए बहुत सिंपल सी डिवीजन कर दी कि जो बेजान चीजें हैं वो एक तरफ रख दी और जो जानदार चीजें वो एक तरफ रख दी। ठीक है, दो डिवीजन हो गई। उसके बाद अब हमने देखा फिजिकल साइंसेस में भी कोई एक तरह की चीजें नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी कोई एक जैसी नहीं है, कोई गैस है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है। अब हमने आगे मजीद उसकी भी डिवीजन की, यानी कि फिजिकल साइंस को भी आगे डिवाइड कर दिया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स में आपके पास सारी चीजें मैटर में आ रही हैं जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके पास सारे केमिकल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमी तो हमने तीन डिवीजन्स में उसको डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस में भी तीन चीजें आ गई। अगर हम लिविंग थिंग्स को देखें, हम इंसान भी हैं, पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, तो हम तीन डिवीजन्स बन रहे हैं। हर एक की नेचर अलग है, हर एक का रहन सहन अलग है, हर एक चीज की अपनी अपना बिहेवियर है, अपनी नेचर है। ठीक है, तो इस वजह से हम एक ही सब्जेक्ट में इतनी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकते थे। सिंपल सी एक आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज के लिए कि आखिर हम डिवीजन क्यों कर रहे हैं। हम सिर्फ नेचुरल फिलोसफी भी तो पढ़ सकते थे, हमें इतनी ज्यादा डिवीजन करने की आगे क्या जरूरत थी कि हम नेचुरल फिलोसफी के बाद वो बायोलॉजिकल फिलोसफी और ये फलाना ढमकाना बना रहे हैं। असल में उसकी रीजन क्या थी? मैं आपको कहती हूँ कि एक डेफिनेशन लेके आए और आपने मैटर की डेफिनेशन लेकर आनी है। हर एक अपने नजरिए के मुताबिक मैटर की डेफिनेशन लेकर आएगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफाई उसे कर दूं कि आप फर्स्ट ईयर की बुक में जाएं, फिजिक्स की बुक में जाएं और फर्स्ट चैप्टर को देखें और पेज नंबर 7 खोलें, तो 7 पर आपको मैटर की डेफिनेशन मिल जाएगी। तो ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आपके लिए ढूंढना आसान और मेरे लिए उसका आंसर लेना भी आसान हो गया। ठीक है, तो इसको हमने अपनी आसानी के लिए डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब हर एक चीज के लिए अगर आपने इंसानों के बारे में पढ़ना है तो आपको बायो पढ़नी पड़ेगी, या अगर आपने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है तो आपको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने मैटर के बारे में पढ़ना है तो आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर आपने केमिकल्स के बारे में पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज इस वजह से हमने इनको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। तो बायोलॉजिकल साइंसेस में बायोलॉजी यानी कि हम एनिमल्स को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, इसको हम इस तरह से स्पेसिफाई नहीं करेंगे।
बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स आ जाते हैं, ज़ूलॉजी की बात करते हैं तो एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, नेचुरल फिलोसफी और उसकी डिविजन्स थी कि किस तरीके से डिवाइड किया गया था पूरी एक नेचुरल फिलोसफी को, यानी कि पूरी नेचर को। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें जरा। इसको डिस्कस करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज मतलब ये कि अब हम सिर्फ इन तक महदूद नहीं रह सकते। हमने पहले नेचर को देखा, उसको ऑब्जर्व किया, थिंक किया और रीजन निकाली। उसके बाद हमने मजीद डिवीजन्स बनाई और डिवीजन्स के बाद डिवीजन्स भी बना रहे हैं। डिवीजन्स में भी अब डिवीजन्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नेचर इतनी बड़ी है कि आपने एक चीज देखी होगी तो 70 चीजें नहीं देखी होंगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये तीन डिवीजन्स, ये तीन डिवीजन्स ही उस पर ही हम इत्तेफाक नहीं कर सकते, बल्कि हमें मजीद डिवीजन्स की जरूरत है। हमने इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज को भी डिस्कस किया, यानी कि फिजिक्स की फर्दर हमने ब्रांचेस बनाई, जिसमें कौन कौन से आ सकती हैं, बायोफिजिक्स आ जाती है, जियोफिजिक्स आ जाती है। बायो में यानी कि लिविंग थिंग्स को हम डिस्कस करेंगे, जियो में हम अर्थ को डिस्कस करेंगे, केमिकल फिजिक्स में हम केमिकल को डिस्कस करेंगे, इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी आगे वो फर्दर आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं होगा, फिर एस्ट्रोफिजिक्स में हम। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, फिजिक्स को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, ये भी हमने क्या किया, अपने आसानी के लिए किया है। ओके, द लास्ट एंड मेन थिंग इज दैट फिजिक्स, ये पहले मैंने एक्सप्लेन करना था। अच्छा, फिजिक्स असल में क्या है, फिजिक ये जो आपको वर्ड नजर आ रहा है, ये असल में ग्रीक वर्ड है और इसको फिजिक कहते हैं ग्रीक में, जिसका मतलब होता है नेचर। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि फिजिक्स असल में क्या है, इनसाइड खुद नेचर है वो, इट्स नेचर। हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं हम नेचर को डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चीज में फिजिक्स है। मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकूंगी तो ये नीचे जो जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है, इसमें भी फिजिक्स है। मैं अगर खड़ी हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़ी हूं, इसमें भी फिजिक्स है। अगर आप बैठ के देख रहे हैं और किस तरह से बैठ के देख रहे हैं, उसमें एक वर्क आ जाता है, एनर्जी आ जाती है। मैंने वो भी बताया कि वो भी क्या है, फिजिक्स है। तो ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू इज द फिजिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, लास्ट एंड मेन थिंग इज डेट कि हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हर पास पेपर में होता है। सॉरी। अच्छा जी, मेन फ्रंटायर्स पूछे जाते हैं फंडामेंटल साइंसेस। तो मैंने आपको पहले बता दिया, फंडामेंटल साइंसेस असल में क्या है, फिजिक्स का ही दूसरा नेम है। तो फंडामेंटल साइंसेस कह लें या फिजिक्स कह लें, एक ही बात है। मेन फ्रंटायर्स में तीन डिविजन्स हैं। एक्सट्रीमली लार्ज, मैंने इसकी सिर्फ एब्रीवेशन लिखी हुई है, सॉरी आप इसकी एब्रीवेशन देख लीजिएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज और एक्सट्रीमली स्मॉल और स्मॉल। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज में एक पूरी यूनिवर्स आ जाती है। दुनिया बहुत बड़ी है, आप जितना इसके अंदर डूबते जाएंगे, जितना इसमें गौर फिक्र करेंगे कि उतनी ही यहाँ पर खुलती जाएगी। ठीक है, और जितना आप गौर फिक्र करेंगे उतनी आपको फिजिक्स आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, देखें एक्सट्रीमली जो स्मॉल है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, जो कि आप नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स मैटर्स आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर्स मतलब ये कि जो ना एक्सट्रीमली लार्ज में आते हैं ना एक्सट्रीमली स्मॉल में आते हैं, बल्कि एक दोनों का इम्तजाज आ जाता है, यानी कि दोनों की ही कनेक्शन आ जाता है। ये तीन चीजें ये पूछा जाता है कि व्हाट आर दी थ्री फ्रंटायर्स ऑफ द फंडामेंटल साइंसेस। ठीक है, तो जी बच्चों, आज का ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स का। ये यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट का प्रॉपर चैप्टर। असल में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी। तो अगर कोई क्यूरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इजीली कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम का पेज है स्टडी ईज के नाम से ही, आप वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस पेज पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके लिए अवेलेबल हो इजीली आप उस पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी क्यूरी भी साथ साथ सोल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।